हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कैश फ्लो स्टेटमेंट के पार्ट थर्ड में। और इसमें हम सीखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं। हमने पहले वीडियो में सीखा कि जो भी एलिमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हैं उसका क्या रिलेशनशिप है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, या जितने भी एलिमेंट्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं वो इनफ्लो रिप्रेजेंट करते हैं या आउटफ्लो रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि बैलेंस शीट एनालिसिस कैसे किया जाता है, या बैलेंस शीट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या रिलेशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट सेकंड था उसमें हमने कवर किया कि व्हाट आर द डिफरेंट अकाउंट्स दैट हैज टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर और वाइल सॉल्विंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वो क्या सारे एलिमेंट्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम उसके फॉर्मेट को जानेंगे, और जो हमारा फॉर्मेट होता है दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके हैं, एक है आपका डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड। और जो आपका डायरेक्ट मेथड है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये हम नहीं सीखेंगे, और हम सीखेंगे कि कैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। अब जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो वो बिजनेस के सभी एक्टिविटीज को उसमें इंक्लूड करता है, और बिजनेस के एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो बिजनेस के मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज के पार्ट होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ट्रेडर है तो वो क्या करेगा, वो गुड्स को बाय करेगा एंड आगे कुछ मार्जिन रख के सेल कर देगा, राइट। तो उसका मेन एक्टिविटी क्या हो गया, गुड्स को बाय करना एंड उसको सेल करना। तो जब वो गुड्स को बाय कर रहा है तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, और जब वो सेल करेगा तो कैश इनफ्लो होगा, राइट। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो आपके फिक्स एसेट से रिलेटेड हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, राइट। परचेज ऑफ फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो आपका आउटफ्लो होगा कैश का। जैसे मान लो आपने कोई फर्नीचर खरीद लिया, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, इट विल रिजल्ट इनटू आउटफ्लो ऑफ कैश। या आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया किसी भी कंपनी में, राइट, उनके आपने शेयर्स खरीद लिए, डिवेंचर्स खरीद लिए, तो आपका क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, राइट। तो सारी एक्टिविटीज जो आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो या फिक्स एसेट से रिलेटेड हो वो आपके कहाँ आते हैं बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आती हैं, एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द बिजनेस। तो सारी एक्टिविटीज जो बिजनेस के कैपिटल में चेंज लाता है या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो होते हैं उसमें, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो होते हैं उसमें चेंज लाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, कोई भी एक्टिविटीज जिससे आप बिजनेस में पैसा प्रोक्योर करते हो, फंड प्रोक्योर करते हो, विल बी पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये मेन 3 एलिमेंट हैं, और फिर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखो 2 चीजें होंगी तीनों एक्टिविटी से, कैश जो होगा एट द एंड इनफ्लो हो रहा होगा या आउटफ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो आउटफ्लो जब होगा तो हम यूज करेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर इनफ्लो का अमाउंट ज्यादा है तो हम लिखेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसी तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी मान लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो क्या यूज करोगे आप, या नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस है तो आप लिखोगे नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और सेम आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी ट्रीट करोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने ये तो बता दिया कि ये सारी एक्टिविटीज इसके पार्ट है, बट अगर आपने मुझे बैलेंस शीट दे दिया तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि क्या क्या एलिमेंट्स आपके ऑपरेटिंग में आते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं, और क्या एलिमेंट्स आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं, राइट। तो रुको बताता हूं। तो सबसे पहले क्या हम समझते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के क्या पार्ट होंगे। तो कोई भी एलिमेंट नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा, और कोई भी एलिमेंट जो आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है वो सारे के सारे आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के पार्ट होंगे। तो नॉन करंट एसेट में आपके ये सारे प्रॉपर्टी प्लांट आते हैं, इंटेंजिबल एसेट आता है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो सारे के सारे आपके कहाँ आएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगे। और आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, देखो सबसे पहले जब आप इनमें से कोई भी आइटम सेल करोगे तो बिजनेस में पैसा आएगा, तो आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे, राइट। तो ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, ध्यान रखना, बताऊंगा क्यों नहीं आता, ठीक है। बट अभी समझ लो, सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई भी आप फिक्स एसेट सेल करते हो उससे पैसा आता है, इनफ्लो होगा तो ऐड करोगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई भी आप सेल करते हो, राइट, तो भी पैसा आएगा बिजनेस से, आप उसको क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट आप जब करोगे तो आपको उस पे क्या मिलेगा, अगर आपने किसी को लोन दिया है तो आपको उस पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा तो ऐड करोगे। तो कोई भी इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, किसी भी कंपनी के आपने शेयर्स बाय कर लिए, उस पे आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे दिया हुआ तो आपको उस पे क्या मिलेगा बेटा, रेंट रिसीव्ड होगा, तो इससे पैसा आएगा बिजनेस में, इसलिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड सारे के सारे आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद अब अगर आप फिक्स एसेट परचेज करते हो तो आउटफ्लो होगा कैश का, और आप उसको यहाँ पे क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करो। तो आप जब कोई भी फिक्स एसेट खरीदोगे या कोई भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, और कैश जब बिजनेस से जाएगा तो आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करोगे। तो हम क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ एनी फिक्स एसेट या परचेज ऑफ एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वुड रिजल्ट इनटू आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा हमने और भी इंटेंजिबल एसेट्स भी पढ़ा। तो जब भी आप इंटेंजिबल एसेट को खरीदते हो, जैसे गुडविल आप परचेज करते हो तो पैसा बिजनेस से जाएगा, तो परचेज ऑफ गुडविल भी यहाँ पे आ जाएगा, परचेज ऑफ गुडविल। और फिर आप इन सभी जो अमाउंट आएंगे यहाँ पे, मतलब ये जो भी एलिमेंट है आप इनको यहाँ पे लिखोगे, और जो नेगेटिव बैलेंस होगा उसको आप ब्रैकेट में लिखोगे। यहाँ पे जो आपका फाइनल अमाउंट आएगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो ये फाइनल जो अमाउंट होगा वो आपका पॉजिटिव भी आ सकता है या नेगेटिव भी आ सकता है। तो जब ये पॉजिटिव अमाउंट आएगा तो आप क्या लिखोगे, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम, या लिखोगे यूज्ड इन, अगर आपका नेगेटिव आया तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो पूरे अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत आसानी से हमें समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि सर फिनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा। तो कोई भी एलिमेंट जो आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड हो या नॉन करेंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड हो, वो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के पार्ट होंगे। ये रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा, ध्यान रखना। रिजर्व एंड सरप्लस में आप क्या करते हो, कोई भी रिजर्व में अमाउंट डाला या नेट प्रॉफिट का जो भी अमाउंट होता है वो सरप्लस में हम यहाँ पे शो करते हैं, तो वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, राइट। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, शेयर कैपिटल आएगा, और नॉन करेंट एक्टिविटीज में जितने नॉन करेंट लाइबिलिटीज में जितने भी आपके आइटम्स होंगे वो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के पार्ट होंगे। और एक और आइटम है दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा, ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। तो कुछ नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज से सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है। और शॉर्ट टर्म कोई बोरोइंग्स भी है, कैश क्रेडिट है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी क्या है, एक तरीके से आप बिजनेस में पैसा लेके आ रहे हो, प्रोक्योर कर रहे हो फंड को, तो वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। तो चलो अब हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो भी देखते हैं। तो पैसा कब आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, जब आप शेयर को इशू करोगे, जब आप डिवेंचर्स को इशू करोगे, या आप पब्लिक डिपॉजिट इशू करोगे, या आप लोन लोगे, राइट। तो जब भी पैसा आएगा हम क्या लिखेंगे, प्लस, राइट, ऐड करेंगे उसको। तो यहाँ पे आएगा इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, एंड आपने लोन रेज किया, लोन रेज्ड, या आपने पब्लिक से डिपॉजिट लिया, तो भी आपके पास पैसा क्या आएगा बेटा, क्या होगा, आएगा पब्लिक डिपॉजिट्स, और आप यहाँ पे अमाउंट को पॉजिटिवली लिख दोगे। क्लियर है। अब और क्या क्या आएगा अब अगर आप इन सभी आइटम को या तो रिडीम करते हो या आप लोन के जो अमाउंट है उसको पे करते हो, तो क्या करेगा बेटा, आउटफ्लो करेगा कैश को, तो आप उसको क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे रिडम्पशन ऑफ शेयर्स या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या रिपेमेंट ऑफ लोन भी होगा, तो भी आप यहाँ पे आ जाएगा। पहले आपने रेज किया था तो पैसा इनफ्लो हो गया, अब उसको आप पे करोगे, तो या पेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, आप पब्लिक डिपॉजिट में पेमेंट करते हो। पब्लिक डिपॉजिट एक्चुअली जो आपने पैसे रेज किए थे उसकी अगर आप पेमेंट करते हो तो आपका वो भी यहीं पे आएगा, पेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव बैलेंस आएगा, क्योंकि ये पैसे आउटफ्लो हो रहे हैं बिजनेस से, राइट। अब जब आपने शेयर को इशू किया तो आप उस पर डिविडेंड भी दोगे, आपने लोन लिया तो आप उस पर क्या करोगे, आप उसमें पेमेंट भी करोगे, लोन का जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट करोगे, तो वो भी क्या करेगा, आउटफ्लो करेगा। तो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड यहीं पे आएगा, और इट विल रिजल्ट इनटू आउटफ्लो ऑफ कैश, और हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अगर हम ऊपर देखें तो हमने क्या क्या लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड, ठीक है। रेंट जब आप पे करोगे तो वो इसका पार्ट नहीं होगा, प्लीज इसका ध्यान रखना। रेंट जब आप पे करते हो तो आपका वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है, क्योंकि
रेंट क्या है, हर महीने आपको देना है, राइट। तो आप उसको यहाँ पे लिखोगे। इसके अलावा कोई आइटम जो होगा और कुछ नहीं होगा, अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। अगर कुछ होगा तो आई विल लेट यू नो, बट यही है, मोर देन इनफ है, इतने ही आइटम आते हैं। अब इंटरेस्ट जब आप पे करोगे तो कोई सा भी इंटरेस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन पे भी हो सकता है या आपका लॉन्ग टर्म जो लोन होता है उस पे भी हो सकता है। तो और रिपेमेंट ऑफ लोन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सारे ही होंगे, राइट। अब फिर आप क्या करोगे, इस आइटम को प्लस करोगे। अगर ये आइटम पॉजिटिव आता है तो क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम, पॉजिटिव आता है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और अगर नेगेटिव आता है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं कि सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, तो जो सारे एलिमेंट जो इन्वेस्टिंग में नहीं आए या वो सारे एलिमेंट जो फाइनेंसिंग में नहीं आए, सब के सब कहाँ आएंगे बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगे। तो बस इतना ध्यान रखो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आ रहा है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आ रहा है और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का तो पूरा जब फुल फ्लेज मैं कराऊंगा फॉर्मेट तो समझ में आ जाएगा। तो ये हमने सीखा है सिर्फ, अब हम फॉर्मेट पे जंप करते हैं, ठीक है। अब मान लो जब हमें किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, अगर एबीसी लिमिटेड है तो एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 23/3/25 या जो भी आपका ईयर होगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दैट इज रिवाइज्ड, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी है क्योंकि हम इसी को फॉलो करते हैं, तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। और उसके बाद आप फॉर्मेट बनाओगे पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अब इसमें पेजेस कितने छोड़ने हैं, सबसे पहले पेजेस में कितने लाइन छोड़ने हैं वो समझ लो। जो आपका ए है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें 15 से 17 लाइन छोड़नी है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 5 से 7 लाइन और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी 5 से 7। अब हम समझते हैं कि सबसे पहला एलिमेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा क्या। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब ये नेट प्रॉफिट कहां से मिलेगा, जब आप करंट ईयर के बैलेंस को में से माइनस करोगे प्रीवियस ईयर के बैलेंस को, और किसका, सरप्लस का, है ना। हमने डिस्कस किया था बैलेंस शीट एनालिसिस में। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, जो भी आपका अमाउंट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी जो भी मैं एलिमेंट बता रहा हूं उसको हम पहले याद करेंगे, फिर मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले आपने नेट प्रॉफिट लिख दिया और इसको प्लस नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहला जो आपका आइटम आएगा दैट वुड बी ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, या कोई भी आपने रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर किया है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड इज दैट डिविडेंड जो कि डिक्लेयर भी सेम ईयर में हुआ और उसी ईयर में आप पे कर रहे हो। देखो डिविडेंड के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, और डिविडेंड को बता देते हैं। चलो, डिविडेंड के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, डिविडेंड को आप प्रोपोज करते हो, और प्रोपोज करने के बाद आप डिक्लेयर करते हो, और डिक्लेयर करने के बाद आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। अब इसका प्रोसेस क्या है, जो नेक्स्ट ईयर जो मैं डिविडेंड पे करूंगा उसको मैं प्रपोज इसी साल करूंगा कि हाँ आई एम प्रोपोजिंग दैट आई विल बी पेइंग 12% और 10% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, एज डिविडेंड। फिर नेक्स्ट ईयर मैं उसको डिक्लेयर करता हूँ, और ये डिक्लेयर कब होता है, एनुअल जो जनरल मीटिंग होती है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें सारे डायरेक्टर्स बैठते हैं, आपका जो शेयर होल्डर होते हैं वो बैठते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में डिक्लेयर कितना करना है, कितना देना है। और जब ये डिक्लेयर होता है विद इन 30 डेज आप जो डिविडेंड होता है उसकी पेमेंट कर देते हो, राइट। और तो ये क्या हो गया, आपका प्रोपोज डिविडेंड हो गया, और इसकी पेमेंट होते होते 3 स्टेजेस आ गए। और एक डिविडेंड इसी में है दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड क्या है, आपने प्रोपोज किया लेट से कि आप 10% का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर पे करोगे, बट आपकी कंपनी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया तो आपके डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि इस साल हमने जितना प्रपोज किया था उससे थोड़ा ज्यादा और डिविडेंड देंगे, ताकि इन शेयर होल्डर्स का हम पे ट्रस्ट बना रहे और ये ज्यादा लंबे समय तक हमारे साथ इन्वेस्टेड रहे, राइट। तो इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड है दैट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड इन सेम ईयर और सेम फाइनेंशियल ईयर बोल सकते, ठीक है। और ये किस लिए करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं टू हैप्पी आवर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। समझ में आई बात, हाँ जी। अब ये क्यों करते हैं, यहाँ पे हम प्लस कर क्या क्यों कर रहे हैं ये तो हम बाद में समझेंगे, अभी समझ में आ गया इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये आइटम, फिर आता है आपका प्रोपोज डिविडेंड, और जो प्रोपोज डिविडेंड होता है वो प्रीवियस ईयर का आता है यहाँ पे। क्यों, जो प्रीवियस ईयर में डिविडेंड हमने प्रोपोज किया उसी की हम पेमेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसी को हम डिक्लेयर करके और उसकी पेमेंट करेंगे इस ईयर, इसलिए प्रोपोज्ड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर। और इस ईयर जो हम प्रोपोज डिविडेंड करेंगे उसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और इसको भी हम क्या कर देंगे यहाँ पे
ऐड कर देंगे। और इसमें जितने आइटम्स है इसको याद करने का क्या तरीका है बेटा, पहले नेट प्रॉफिट और उसके बाद आप यहाँ पे याद कर लेना टिप। ये इसका निमोनिक है और इस निमोनिक को अगर आप याद रखते हो तो इजिली ये सारे एलिमेंट आप लिख दोगे। तो नेट प्रॉफिट कहां से आएगा, सरप्लस से, और सरप्लस के करंट ईयर के वैल्यू में से आप प्रीवियस ईयर को माइनस करोगे एंड आपका पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। दूसरी चीज एक और, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो आप नेट प्रॉफिट लिखोगे और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो नेगेटिव वैल्यू आती है तो यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि नेट लॉस और यहाँ पे माइनस, ऐसा मत करना, नेट प्रॉफिट रहने देना और यहाँ पे आप जो लिखोगे वो माइनस में आपका ये एलिमेंट लिख दोगे। तो नेट प्रॉफिट, बट वो प्रॉफिट किस में है, ब्रैकेट में है, और ब्रैकेट में है तो इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव अमाउंट है, यानी नेट लॉस है। ऐसा मत कर देना कि नेट लॉस भी लिख दो और यहाँ पे नेगेटिव ब्रैकेट में भी शो कर दो, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और वो पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हम हमेशा नेट प्रॉफिट लिखते हैं और पॉजिटिव अमाउंट है तो पॉजिटिव लिखेंगे और लॉस होगा तो नेगेटिव अमाउंट, दैट्स ऑल। उसके बाद टिप, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर एंड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। और जब आप इनको सभी को सॉल्व कर लेते हो तो आपके पास क्या मिलता है, क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब आप इनको प्लस करते हो और यहाँ पे आपका पॉजिटिव बैलेंस आया तो पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस आया तो ब्रैकेट में। इसके बाद एक और निमोनिक्स हम फॉलो करेंगे एंड दैट वुड बी नोन एज ग्लिड। ठीक है, अब ये ग्लिड क्या है उसको समझते हैं। जी से क्या मतलब है, और देखो टिप में भी जितने आइटम होते हैं वो सारे प्लस होते हैं और ग्लिड में भी जितने आइटम आएंगे वो सारे प्लस होंगे। जी का क्या मतलब है बेटा, गुडविल हो या कोई और आपका इंटेंजिबल एसेट हो, जैसे मान लो पेटेंट या आपका हो ट्रेडमार्क, तो जब भी इनकी वैल्यू गिरती है तो या तो हम बोलते हैं उसको रिटर्न ऑफ या हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। तो जब भी गुडविल की वैल्यू कम होगी, पेटेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी या ट्रेडमार्क की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो हम क्या लिखेंगे, रिटर्न ऑफ, और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। क्लियर है। अब आते हैं सेकंड आइटम पे एंड दैट इज एल, विच इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। फिर आता है आपका आई, एंड आई इज व्हाट, कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है या शॉर्ट या लॉन्ग टर्म, दोनों में से कोई भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, शॉर्ट टर्म लोन पे या लॉन्ग टर्म लोन पे, तो वो सारे यहाँ पे आएंगे। फिर डी क्या आएगा बेटा, डेप्रिसिएशन। और ये जो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर होता है। और इसको भी आप क्या करते हो, इसके अमाउंट को भी लिखते जाते हो और इनको आप प्लस करते जाते हो। अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो ब्रैकेट में लिख दोगे और यहाँ पे आप लिख दोगे। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट फ्रॉम सरप्लस, टिप, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर एंड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ध्यान रखना इस चीज का। फिर हम जब इन सभी को ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद क्या निमोनिक्स हमें यूज करना है, क्या याद रखना है, ग्लिड का क्या है, जी, गुडविल, पेटेंट या ट्रेडमार्क, कोई भी इंटेंजिबल एसेट जब उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो वैल्यू उसकी क्या होगी, रिटर्न ऑफ होगी या अमोर्टाइज्ड होगी, तो उसके वैल्यू को हम प्लस करते हैं। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई सा भी फिक्स एसेट हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, प्लांट हो सकती है, कोई भी फिक्स एसेट बेचते हो तो उस पर लॉस होगा तो आप उसको ऐड कर दोगे। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, कोई भी इंटरेस्ट, चाहे लॉन्ग टर्म लोन पे हो चाहे शॉर्ट टर्म लोन पे हो, आप उस पर इंटरेस्ट देते हो तो वो भी आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, आप उसको भी ऐड कर दोगे। अब हम समझते हैं, ये तो वो सारे आइटम हमने लिख दिए जो ऐड करने हैं, अब वो समझ भी लेते हैं जो हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हमने प्लस किया, माइनस क्या करेंगे हम यहाँ से, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। और क्या माइनस करेंगे हम यहाँ पे, एनी इंटरेस्ट इनकम। हमने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को हमने क्या किया था, प्लस किया था, अब इंटरेस्ट इनकम को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब हम एक और चीज यहाँ पे आएगा, वो क्या है, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आप उसको भी यहाँ पे माइनस करते हो। और जब आप इन सभी को लिख देते हो यहाँ पे, और जो अमाउंट यहाँ पे आता है, अब ये देखो यहाँ पे अमाउंट जो है नेगेटिव का अमाउंट आएगा, नेगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब ये जब सभी चेंजेस आप कर लेते हो तो आपके पास क्या आता है, ऑपरेटिंग, और जो भी आपका अमाउंट यहाँ पे आएगा आप उसको लिख दोगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो ब्रैकेट में। जब इनको लिख लिया तो देखो हम कहाँ पे आ गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से चेंजेस से पहले हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब करंट एसेट और लायबिलिटी में क्या करना है, क्या चेंजेस करने, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, जब आपका करंट लायबिलिटी बढ़े तो प्लस होगा, और करंट एसेट जब घटे तब प्लस होगा। और माइनस कब होगा, जब करंट लायबिलिटी घटे और
करंट असेट बढ़े। सर ये क्या है, ये कैसे आ रहा है, आप हमें थोड़ा बता दो। ध्यान दो, इन्वेंट्री है, आपकी इन्वेंट्री घटेगी, यानी आप इन्वेंट्री को बेच रहे हो और जब बेचोगे तो कैश का इनफ्लो होगा, इसलिए वहां पे प्लस होगा। करंट असेट बढ़ेगा, मान लो आपका इन्वेंट्री बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रहा है यानी इन्वेंट्री और ज्यादा आप परचेज कर रहे हो, और इन्वेंट्री जब परचेज करोगे तो उसकी पेमेंट करोगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कर। उसी तरीके से क्रेडिट जो आपका करंट लाइबिलिटी है अगर वो घटे, मान लो आपके क्रेडिटर कम हो रहे हैं, यानी क्रेडिटर को आपने पेमेंट किया जब भी तो कम हो रहे हैं, राइट, तो क्या करोगे आप माइनस करोगे, और जब आपका क्रेडिटर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो यहाँ पे प्लस हो जाए। समझ में आई बात? तो ये हमें ध्यान रखना है कि करंट लाइबिलिटी जब आपका बढ़े और करंट एसेट घटे तो प्लस होगा, और जब भी करंट लाइबिलिटी घटेगी और करंट एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। बस इतना सा। और जो भी अमाउंट होगा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, और जो ये घटना है उसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। ठीक है, इतना करने के बाद जो हमारा टैक्स है उसको हम पे कर देंगे, और उसको भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टैक्स पेड, और टैक्स पेड यहाँ पे चला जाएगा, हम माइनस का अमाउंट आ जाएगा, और जो अमाउंट इसके बाद हमारे पास बचेगा उसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग, और जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सी, यहाँ पे फ्लोज फ्रॉम हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव अमाउंट आया है। लेट्स से अगर नेगेटिव अमाउंट आएगा तो फ्लोज फ्रॉम ना लिख के आप क्या लिखोगे, यूज इन, और यहाँ पे ब्रैकेट में नेगेटिव। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड एक्टिविटीज की तरफ, एंड दैट इज व्हाट, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है, और हमने बनाया हुआ है कि सेल ऑफ फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जब भी आप सेल करोगे तो पैसा आएगा तो हम प्लस करेंगे, और जब भी आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है या रेंट मिलता है तो पैसा आएगा तो उसको भी हम प्लस करेंगे। और माइनस कब करेंगे, जब कभी भी आप फिक्स एसेट को परचेज करते हो या और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो पैसा आउटफ्लो होगा तो हम उसको माइनस करेंगे, और परचेज ऑफ गुडविल होगा तो फिर हम गुडविल को परचेज कर रहे हैं तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा तो उसको भी हम माइनस कर देंगे। और यही सेम चीज आपका यहाँ पे आ जाएगा, और उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और क्या लिखेंगे बेटा, और इस बार हम क्या लिखते हैं, ऐसे हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोसीड। ठीक है, ध्यान रखना, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना इसका, प्रोसीड क्यों लिखते हैं, यानी इंक्रीज हुआ है हमारे कैश में, जब भी कोई इंक्रीज होता है तो हम लिखते हैं प्रोसीड। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और आपका पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा जो भी आपने बेचा है। अब अगर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा डिविडेंड, या आपको कोई इंटरेस्ट मिला किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, या आपके किसी भी प्रॉपर्टी पे रेंट मिला, ठीक है, प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया था उस पर रेंट रिसीव हुआ तो भी पैसे का इनफ्लो हुआ, एंड यू वुड ऐड हियर। ठीक है, क्लियर? अब माइनस कब होगा, जब आप परचेज करोगे, किसको, परचेज ऑफ एनी फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आता, वो हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं आता, पहले अभी समझ लो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आएगा जो हमने पहले डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको बैलेंस शीट में। तो और दूसरा क्या होगा, परचेज ऑफ गुडविल। ठीक है, परचेज ऑफ गुडविल, जब गुडविल आपका बढ़ेगा तो हम मतलब परचेज किया है हमने, अगर घटेगा तो गुडविल एमोर्टाइज हुआ है, तो जब बढ़ेगा तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और घटेगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुडविल है ना, गुडविल पेटेंट या ट्रेडमार्क रिटर्न हो तो यहाँ पे आएगा। ध्यान रखना, जब बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, जब घटेगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। अब जब आप यहाँ पे जो ये माइनस वाले आइटम है उसको रिकॉर्ड कर लोगे ब्रैकेट में, और जो अमाउंट यहाँ पे आएगा या तो पॉजिटिव आ सकता है या आ सकता है आपका नेगेटिव, और पॉजिटिव आएगा तो आप क्या लिखोगे, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम, या अगर आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो क्या लिखोगे, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। ठीक है, और ध्यान रखना एक चीज, जो आपका ये फाइनल अमाउंट बनेगा, इधर ध्यान रखना, यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट बनेगा उसको हम इस कॉलम में यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, और यहाँ पे भी जो अमाउंट बनेगा उसको भी हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। मान लो ये पॉजिटिव अमाउंट है इसलिए पॉजिटिव में लिख दिया मैंने, और ये नेगेटिव अमाउंट है तो नेगेटिव में लिख दिया। ठीक है, ताकि हमारे कैलकुलेशन में इजी हो, इसलिए हमने दो कॉलम बनाए हैं यहाँ पे, और बनते भी हैं डिटेल्स, ये अमाउंट आ कैसे रहे, और फाइनल अमाउंट हमारा क्या है यहाँ पे, ए एक्टिविटी से, बी एक्टिविटी से और सी एक्टिविटीज। अब सी में क्या क्या आएगा बेटा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स या लोन आपने ले लिया या पब्लिक डिपॉजिट इशू कर दिया, तब आपका अमाउंट आएगा बिजनेस में, तो आप इनफ्लो ऑफ कैश होगा, आप उसको ऐड करोगे। पैसा जाएगा कब, जब आप रिडीम करोगे, यानी बाय बैक कर रहे हो, अपने शेयर्स वापस ले रहे हो, अपने डिवेंचर्स वापस बाय बैक कर रहे हो, तो रिडीम करना हम उसको बोलते हैं। तो रिडीम जब भी होगा तो माइनस होगा अमाउंट डिवेंचर्स का, या पेमेंट लोन की रिपेमेंट कर रहे हो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब भी हम पैसा रेज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्रोसीड, यानी बिजनेस में पैसा आया है, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ
ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स या कोई भी लोन, कोई भी लोन शॉर्ट टर्म हो सकता है या लॉन्ग टर्म हो सकता है, पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है, एनी लोन, ठीक है। उसके बाद क्या आप फिर मान लो जब पैसा आपने रेज किया, तो जब रेज किया तो जो भी आपके शेयर्स होल्डर्स हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको डिविडेंड पे करो, जिनसे भी आपने लोन लिया है, ठीक है। तो लोन देने वाले भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको हर साल इंटरेस्ट पे करो। तो क्या होगा, जब भी आप ऐसे डिविडेंड पे करोगे आपका बैलेंस जो होगा वो आउटफ्लो होगा, आपका जो कैश होगा आउटफ्लो होगा। तो डिविडेंड पेड और यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट पे। और ये इंटरेस्ट पेड ये आपका शॉर्ट टर्म लोन पे भी हो सकता है या लॉन्ग टर्म पे भी हो सकता है, ध्यान। और ये जो लोन है वो भी शॉर्ट टर्म नेचर का हो सकता है या लॉन्ग टर्म नेचर का हो सकता है। ये दो चीजें हो गई। और क्या क्या हमने रिकॉर्ड किया देख लेते हैं। रिडम्पशन हमारा आ गया, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारा रह गया रिडम्पशन। तो आप जब रिडीम करोगे तो आप इसको भी माइनस करोगे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, और क्या आ सकता है यहाँ पे, रीपेमेंट ऑफ लोन माइनस जो भी आपने लोन लिया हो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म उसकी आप पेमेंट करते हो। क्लियर है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं आएगी, सब कुछ इसमें आ चुका है। और आप क्या करोगे, आप इसको ऐड कर लोगे। और देखो यहाँ पे अमाउंट ये जो है आपका पॉजिटिव अमाउंट है और जितने बाकी सारे अमाउंट है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और रिपेमेंट ऑफ लोन भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे या तो आपका पास पॉजिटिव का अमाउंट आएगा या नेगेटिव अमाउंट आएगा, कुछ भी आ सकता। तो नेट कैश फ्लोज फ्रॉम या नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर बेटा पॉजिटिव अमाउंट है तो हम क्या लिखेंगे, फ्लोज फ्रॉम, और नेगेटिव अमाउंट है तो यूज्ड है। और जो भी हमारा अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पे भी लिख देंगे। डन। अब आप आ जाओ डी सेक्शन में। और डी सेक्शन में क्या करते हो, ए प्लस बी प्लस सी, यानी हमने इसीलिए देखो यहाँ पे ए का जो अमाउंट आया उसको मैंने इस कॉलम में लिखा, बी का जो अमाउंट आया उसको भी लिखा और सी को भी लिखा। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा उसको मैं यहाँ पे, अब ये जो है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो कैश हो या कोई भी ऐसी चीज जो कैश के बराबर हो। कैश में क्या आ जाएगा, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस। और जो ये कैश के इक्वल क्या होता है बेटा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो विद इन 90 डेज कन्वर्ट हो सकता है कैश में, जो कि कन्वर्ट हो सकता है कैश में। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज विल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू कैश। तो ये जो करंट इन्वेस्टमेंट का जो भी अमाउंट है वो भी आपके कैश के बराबर होगा। इनका जो ओपनिंग बैलेंस होगा प्रीवियस ईयर का, उन दोनों को प्लस करके हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। और उसको मैं लिख दूंगा। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे आपस में तो हमारा बनेगा फाइनल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड क्या होगा, अब क्योंकि है यहाँ पे बैलेंस शीट तो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, है ना। जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा, है ना, और जो ये करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, इन दोनों का जब सम होगा वो आपका जितना होगा उतना ही एंडिंग बैलेंस यहाँ पे आना चाहिए। और अगर आता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, नहीं आता है तो कुछ ना कुछ गलती आपने की है। तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बट चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट केसेस जिसके ट्रीटमेंट दो एक्टिविटीज में की जाती है, जैसे इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, जो कि प्रोपोज डिविडेंड हो सकता है या इंटरिम डिविडेंड भी हो सकता है, राइट। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी होती है, यानी पहले आपको बैलेंस शीट दिया होता है क्वेश्चन में, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये आपके नोट्स में दिए होते हैं नीचे की साइड। तो क्या दिया होता है कि इंटरेस्ट पेड इस साल का इतना है या डिविडेंड पेड इस साल का इतना है। तो आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उसको प्लस कर दोगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस कर दोगे। कैसे देखते हैं, देखो जो आपका यहाँ पे चेक करो, प्रोपोज डिविडेंड है ना, ये आपका डिविडेंड पेड है, समझ में है। इंटरिम डिविडेंड है ना, ये डिविडेंड पेड है। तो आपने क्या किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर दिया और यहाँ देखो फाइनेंसिंग में यहाँ पे आप माइनस कर रहे हो डिविडेंड पेड। अब ये डिविडेंड जो पेड है ये दोनों डिविडेंड में से भी कोई भी हो सकता है। जैसे आपका मैं बात करूं इंटरिम डिविडेंड भी हो सकता है ये, या आपका हो सकता है प्रोपोज डिविडेंड। सारे डिविडेंड जो भी डिविडेंड आप पे करते हो यहाँ से माइनस करते हो, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहली चीज आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाएगा और यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा। और ये कौन सा एरिया में जाता है बेटा, टिप, है ना, इंटरिम डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड, ये वाला। और ये आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस कर देते हो। सेकंड आइटम क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है बेटा, है ना, तो उस पे जब आपको इंटरेस्ट, उस पे आपको जब उस पे रिटर्न मिलेगा तो क्या होगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का रिटर्न है, तो आप क्या करोगे, उसमें प्लस करोगे और ऑपरेटिंग से माइनस होगा। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कैसे। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा, देखो यहाँ पे देखो, कोई भी आपने इंटरेस्ट इनकम है ना, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको यहाँ पे माइनस कर रहे हो,
ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और नीचे देखो यहाँ पे उसको यहाँ पे आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो कोई भी डिविडेंड इनकम हुआ या इंटरेस्ट इनकम हुआ, आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लस करोगे, और वहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ऑपरेटिंग में माइनस और इन्वेस्टिंग में प्लस। डन। अब थर्ड क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है, उसकी करंट ईयर की वैल्यू और प्रीवियस ईयर की वैल्यू, और आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स पेड या मेड दिया हुआ है, तो अगर मेड दिया हुआ है तो पेड हम कैलकुलेट कर लेंगे अकाउंट्स बना के, और अगर पेड दिया हुआ है तो हम मेड निकाल देंगे। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को देखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही ऊपर प्लस कर रहे हैं, और नीचे आके हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, और फिर यहाँ पे जो टैक्स पेड है उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही इसके ट्रीटमेंट दो बार होती है, ऑपरेटिंग में ऊपर में प्लस और नीचे माइनस। अब आता है कि आपको सिर्फ दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स पेड, यानी आपके बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट उसमें कुछ भी गिवन नहीं है कि प्रोविजन प्रीवियस ईयर का कितना है या करंट ईयर का कितना है, बस यहाँ पे सिर्फ दिया है टैक्स पेड। तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सेम अमाउंट को प्लस कर दोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड के नाम से, और सेम अमाउंट को माइनस कर दोगे टैक्स पेड के नाम से। क्यों, टैक्स आप पे कब करोगे, जब आपका प्रोविजन बनेगा। तो अगर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड नहीं दिया हुआ तो सेम अमाउंट का आप ऊपर बना दोगे और यहाँ पे टैक्स पे कर दोगे। क्लियर है ये अमाउंट कैसे हम करते हैं, ठीक है, डन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूं, और इसको ध्यान देना, और ये समझ गए ना तो बहुत इजीली तुम इस चैप्टर को कर लोगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बहुत इजीली। सबसे पहले हम थोड़ा ना ग्रेड 11th में चलते हैं, ठीक है, और ग्रेड 11th के बेसिक्स की हम बात करते हैं कि ग्रेड 11th में हमने क्या सीखा था। ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस साइड सेल्स आती थी और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, और हम वहां से कैलकुलेट करते थे ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते थे यहाँ पे, ब्रॉट डाउन कर देते थे, और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करके हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता था। राइट, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरीके से हमने किया है। अब इसको थोड़ा एक लेवल एडवांस समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ऊपर चले, ठीक है। क्या कि ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं तो ये दो एक्सपेंसेस में डिवाइड हो जाएंगे। पहली क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, और दूसरी क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इसको हम समझते हैं कि इसका क्या रिलेशन है, और फिर हम समझेंगे कि कैश फ्लो में एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं। राइट, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया, पहले हमने लिखा सेल्स, उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया, हमें क्या मिला, ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया, एंड उसमें जब मैं ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करता हूं और उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैं वापस से यहाँ पे क्या करूंगा, ब्रॉट डाउन करूंगा, और उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दूंगा और माइनस कर दूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। याद है तुम्हें, ग्रेड 11th में हम तो प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते ही थे, साथ में हमसे कई बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पूछ लिया जाता था और नेट प्रॉफिट भी पूछ लिया जाता था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करोगे और ऑपरेटिंग उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। और अब यहां से नेट प्रॉफिट पे जाना हो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दोगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को वहां से माइनस कर दोगे, आप नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे इजिली। सर ठीक है, ये तो आप बता रहे हो, पर इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, वो समझते हैं हम यहाँ पे। मेन चीज देखो, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ कि सेल्स में से मैं डायरेक्ट, देखो सेल्स में से अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करूं तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाऊंगा, लिख सकता हूं। हाँ जी, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करता हूं ऑपरेटिंग इनकम और माइनस करता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मैं कहां पे पहुंच गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। क्लियर है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच गया मैं। अब मैं जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करता हूं और माइनस करता हूं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, तो मुझे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब देखो सबसे मुद्दे वाली बात एंड में, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, मुझे अगर नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है, यानी मुझे इस फॉर्मूले से अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इस साइड रहने दूंगा और सारे आइटम्स को वहां नेट प्रॉफिट की साइड को भेज दूंगा। अब देखो क्या होगा, नेट प्रॉफिट तो यहाँ प्लस में है ही, जब नेट ऑपरेटिंग इनकम इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जब नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हम साइड चेंज कर रहे हैं, सिंपल मैथ्स जो हमने 9th-10th में पढ़ी है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस उस साइड गया तो प्लस हो गया, ठीक है, ये इधर देखो प्लस हो गया, नॉट ऑपरेटिंग इनकम जब उस साइड गया तो माइनस हो गया, ठीक है। और मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं नेट प्रॉफिट मुझे दे दो तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे
कैसे पहुंचूंगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैं माइनस प्लस कर दूंगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मैं क्या कर दूंगा, उसको माइनस कर दूंगा। फिर से बोलता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैंने प्लस किया नॉन ऑपरेटिंग इनकम और माइनस किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मैं कहां पे पहुंचा, नेट प्रॉफिट पे। उसी को बस मैंने इस फॉर्मूला में लिखा हुआ है और इसको लिखने के बाद मैं कहता हूं कि इस फॉर्मूले से भाई ऑपरेटिंग इनकम मुझे कैलकुलेट करा दो। तो ऑपरेटिंग इनकम कैसे आएगा, उसको मैंने उसी साइड रहने दिया और बाकी सारे एलिमेंट नेट प्रॉफिट की तरफ भेज दिए। तो नेट प्रॉफिट में ये जो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये उस साइड जाके माइनस हो गया और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उधर जाके वो प्लस हो गया और मैं ऑपरेटिंग इनकम पे पहुंच जाऊंगा। तो मुझे दिया क्या है, मुझे बैलेंस शीट से नेट प्रॉफिट मिल रहा है और मुझे कहां जाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। तो मैं क्या करूंगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर दो और माइनस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। अब यहाँ पे देखना जरा, देखो अब मजे की बात देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट से मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर दूंगा, राइट। तो मैं वही तो कर रहा हूं, जितने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है मैं उनको क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। चेक करो, प्लस कर रहा हूँ। जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है मैं उनको क्या कर रहा हूँ बेटा, प्लस कर रहा हूँ। ध्यान दो। और दूसरी चीज क्या कर रहा हूँ, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको माइनस कर रहा हूँ। चेक कर लो, ये देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी इनकम, इनको हम माइनस कर और मुझे तब मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जितने आइटम्स है रिलेटेड उसको मैं प्लस या माइनस करता हूँ और टैक्स में देके मुझे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मिल जाता है। दिमाग खुला देने वाला वीडियो बेटा, और ये अगर तुम समझ गए तो 8 मार्क्स तुम्हारे कहीं भी नहीं जाने वाले। एक और चीज, अब हम नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना चालू करेंगे, राइट। तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू पीपल। अगर आपको सच में लगा कि हाँ इसमें आपको वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिली है जो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग को और इनहेंस करेगा और आपके अकाउंटेंसी को और अच्छा बनाएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है ना, सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। शेयर कर दोगे तो उनको भी ये सारी चीजें पता चलेंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन क्यों कर लो, अगर आप उसमें ज्वाइन करोगे तो जितने भी ये चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स में वहां पे शेयर करता रहता हूँ, वो आपको मिल जाएंगे। कुछ एमसीक्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं इसी में शेयर करूंगा, जिससे आप अपने ग्रेड 12 की प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। सो डू इट राइट नाउ, छोड़ो मत। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज 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 कमेंट जरूर करो। कमेंट करोगे तो यूट्यूब को समझ में आएगा कि आप लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा है और वो इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करेगा दूसरे लोगों के लिए और दूसरे बच्चे भी इससे सीखेंगे।